तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजन से गरज नहीं, तेरी रहबरी से शिकायत। नमस्कार, मैं आकाश अवले। दोस्तों, मैं बाहर गया हुआ था, आप लोगों को मालूम है, और 22 अप्रैल को देश ने बीते कुछ वर्षों का एक विभत्स आतंकी हमला देखा। कश्मीर के पहलगांव में, बैसारण में। ये तस्वीर जो इस समय उस आतंकी हमले की एक परिचायक बन चुकी है, एक सिनोनिम बन चुका है, आप देख सकते हैं। ये इंडियन नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल हैं जो मृत पड़े हैं, और उनकी पत्नी हिमांशी नरवाल। पूरा देश अवसाद में था, दुख में था। मुझे भी बहुत दुख था व्यक्तिगत तौर पर। आप लोग मेरी सेनाओं के प्रति निष्ठा और उनके प्रति प्रेम जानते हैं। मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया कि इस पर मैं कुछ लाइव कर सकूं, लेकिन अब जो 2-3 दिन में घटनाक्रम हुए हैं और मैं रुद्रपुर वापस भी आ गया हूं, तो मुझे लगा कि मुझे इस पर कुछ बोलना चाहिए। दोस्तों, ये एरिया आप देखिए, ये मीडोज़ हैं, इन्हें अंग्रेज़ी में मीडोज़ कहा जाता है। और ये जो बैसारण का इलाका है, ये मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से फेमस है जब पर्यटक वहाँ जाते हैं उनके बीच। ये जो बेस है, यानी जो समुद्र तल है, उससे लगभग 2500 मीटर की ऊंचाई पर है। और यहाँ जाने के लिए घोड़े यूज़ होते हैं, खच्चर यूज़ होते हैं। और उसके बाद ये पूरा एक फ्लैट मीडो आता है जहाँ पर लोग एंजॉय करते हैं। घटना वाले दिन आप सब लोगों को वैसे अधिकतर बातें तो मालूम ही होंगी कि 1,500 से 2,000 पर्यटक वहाँ पर थे। और जो चीज़ निकल कर आ रही थी वो यही थी कि आतंकवादी आखिर वहाँ पहुँचे कैसे। दोस्तों, ये सवाल आज से नहीं उठ रहा। ये बीते 9 सालों में पहला अटैक हुआ था 2 जनवरी 2016 को पठानकोट में एयरबेस पर। उसके बाद उसी साल सितंबर में उरी का हमला हुआ, जहां भी हमारे सैनिकों की शहादत हुई। और उसके बाद पुलवामा तो शायद कोई नहीं भूल सकता, जो 14 फरवरी 2019 को हुआ। अब इस कड़ी में दुर्दांत हमले का एक और घटनाक्रम जुड़ गया है। वो है पहलगांव में, जहां 27 लोग कालकलवित हो गए। और ये कहा गया, शुरुआती रिपोर्टें जो आई, कि धर्म पूछकर लोगों को मारा गया। हिंदू और मुस्लिम जो पुरुष थे उन्हें अलग अलग किया गया। एक नैरेटिव सा सेट होने लगा। लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया कि जिस जम्मू कश्मीर को हमने यूनियन टेरिटरी घोषित किया 2019 के अक्टूबर में, आखिर उसकी जब वादियाँ इतनी शांत हो गई थी, तो ये अचानक से ऐसा हमला कैसे हो गया? क्या इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं था? और वहाँ के जो लोग हैं, मैं भी आपको सबका बयान भी सुनाऊंगा। दोस्तों, मैं तब भी शायद गुस्सा ना करता, मैं तब भी शायद आप लोगों के सामने आने का हौसला ना जुटा पाता। लेकिन कल कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए। मैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एक्स, उसको विज़िट कर रहा था, तो वहाँ पर कुछ मुझे ऐसी पोस्टें दिखी जिसके बाद मैं अपने आप को रोक नहीं पाया कि ये 2 कौड़ी का पाकिस्तान क्या क्या लिख रहा है हमारे बारे में। ये देखिए, ये एक्स पर एक मिमी हूँ यार करके पाकिस्तान का एक ट्विटर हैंडल है। ये लिख रहा है, पाकिस्तानी पंजाब रेंजर्स फोर्सेस कॉट एन इंडियन बीएसएफ सोल्जर हु वाज ट्राइंग टू क्रॉस द बॉर्डर। यहाँ आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने कल एक बीएसएफ के ऑफिसर को भी पकड़ा है जो गलती से लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी पार पहुंच गए थे, क्योंकि पाकिस्तान ने वहाँ तार बाड़ नहीं कर रखी, तो वो पेड़ के नीचे बैठ के सुस्ता रहे थे। ये एक रूटीन प्रोसेस है जहाँ पर दोनों तरफ के रेंजर्स या ऑफिसर्स आते हैं, क्योंकि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहाँ पर खेती की जाती है, बहुत लोग खेती करते हैं, तो उनको सुरक्षा प्रदान की जाती है। देखा भी जाता है कि कोई इन्फिल्ट्रेशन ना हो रहा हो, तो वहाँ उसको पकड़ लिया गया। और इन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा, अनदर फैंटास्टिक टी विल बी सर्व्ड टू हिम जस्ट लाइक अभिनंदन जी। यानी अभिनंदन जो हमारे F-16 जिन्होंने मार गिराया था पाकिस्तान का, MiG-21 पे जो थे अभिनंदन, हमारे विंग कमांडर, उनको पकड़ा गया था। तो ये मजाक उड़ाया गया। साथ में इनकी फ़ोटो भी लगाई गई है। ये जो बीएसएफ के, इनके पास ये हथियार मिले हैं। ये सिर्फ रूटीन पेट्रोलिंग कर रहे थे और पाकिस्तान ने फिर से अपनी हिमाकत दिखाई है। ये कल की घटना है दोस्तों। मैंने फिर कुछ और ट्विटर हैंडल देखे, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये इमरान खान, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री, ये लिख रहे हैं कि आई एम मेकिंग एब्सोल्युटली क्लियर टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी दैट इफ इंडिया वाज टू बी रेकलेस एनफ टू कंडक्ट अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन अगेंस्ट पाकिस्तान, इट वुड कन्फ्रंट अ स्ट्रॉन्ग नेशनल पाकिस्तानी रिजॉल्व एंड बी गिवन अ बेफिटिंग रिस्पॉन्स एट ऑल लेवल्स ऑफ द थ्रेट। मेक नो मिस्टेक। यानी ये भारत को चेता रहे हैं कि अगर तुमने कोई कार्रवाई हम पर की और ये जो तुम झूठे हम पर आरोप लगा रहे हो हमला करने के, तो हम तुम्हें उसका जवाब देंगे। ये देखिए, ये एक और है, और यहाँ पर मीम बने हुए अभिनंदन जी के, फैंटास्टिक टी ओरिजिनल।
और इसके बाद ये एक देखिए मुजम्मल, ये ब्लू टिक भी ने मिला हुआ, यानी कोई वेरीफाइड है। बिफोर इंडिया टेक्स एनी एग्रेसिव एक्शन अगेंस्ट पाकिस्तान, इट शुड रिमेंबर दैट द पाकिस्तान नेशन स्टैंड्स यूनाइटेड लाइक ए लेडन वॉल इन डिफिकल्ट टाइम्स एंड इज रेडी टू कन्फ्रंट एनी टाइप ऑफ एग्रेशन। और साथ में इन्होंने वही अभिनंदन वाला, जब अभिनंदन को पाकिस्तान के रेंजर्स ने गिरफ्तार किया था, वही फ़ोटो इन्होंने डाल रखी है। तो यानी अभिनंदन को लेकर पूरे पाकिस्तान में और इस हमले को लेकर पूरे पाकिस्तान में हम लोगों का मखौल उड़ाया जा रहा है। दोस्तों, ये इस सब को देखने के बाद मुझसे रहा नहीं गया। मुझे लगा कि अब पाकिस्तान को जवाब देने का सही समय है। और पाकिस्तान, ये देखिए, और ये इन्होंने पाकिस्तान अभिनंदन के वही वीडियोज़ भी डाल रखे हैं, और मैं आपको दिखाता भी हूँ वो वीडियो क्या है। ये वीडियो अभिनंदन है। मैं भारतीय वायुसेना में एक लड़ाकू विमान चालक हूँ। मैं टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था। आपके एयरफोर्स ने मुझे गिराया। उसके बाद मुझे अपना जहाज छोड़ना पड़ा था जो टूट गया था, और मैंने इजेक्ट किया। इजेक्ट करते ही उसके बाद जब मेरा पैराशूट खुला और जब मैं नीचे गिरा, मेरे पास पिस्तौल थी और लोग बहुत ज़्यादा थे और मेरे पास बचाव का सिर्फ एक ही साधन था। मैंने अपनी पिस्तौल गिरा दी, तो मैंने भागने की कोशिश की। मेरे पीछे लोग आए थे, उनका जोश काफ़ी ऊंचा था। उसी समय पाकिस्तानी आर्मी के 2 जवान आए एंड उन्होंने मुझे बचाया। जोश ऊंचा था, आप शायद समझ गए होंगे क्यों कहलवाया गया अभिनंदन से। वो हाउस द जोश आपको याद होगा पूरी फिल्म का। पाकिस्तानी आर्मी के कप्तान थे, वो आए, उन्होंने मुझे इन लोगों से बचाया, मुझे और कुछ होने नहीं दिया। फिर वो मुझे अपने यूनिट तक लेके गए, जहाँ पे मुझे फर्स्ट एड दिया गया एंड फिर उसके बाद मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पे मेरी जांच हुई और मुझे और एड दिया गया। पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बहुत ही प्रोफेशनल सर्विस है। आई सी पीस इन इट। आई हैव स्पेंट टाइम विद द पाकिस्तानी आर्मी। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। इंडियन मीडिया बात हमेशा बढ़ा चढ़ा के कहती है, जो छोटी सी चीज़ होती है उसका बहुत ही उसको इतना आग लगा के, इतनी मिर्च लगा के बोलते हैं वो, उसमें लोग बहकावे में आ जाते हैं। दोस्तों, मुझे दुख हो रहा है कि विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान से ये कहना पड़ा कि इंडिया चीज़ों को बड़ा करके बताती है। ये बड़ा दुखदाई है, एक विंग कमांडर के मुंह से ऐसे आरोप आना। मैं समझ सकता हूँ कि परिस्थितियाँ उनके अनुकूल नहीं थी, वो पाकिस्तान की हिरासत में थे, तो हो सकता है उनको जबरन ये बुलवाया गया हो, लेकिन इसमें झूठ भी नहीं है। दोस्तों, जिस तरह का नैरेटिव अपसेट किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम, आप लोगों ने अभी एक शैलेश जी जो गुजरात के थे, उनकी हत्या हो गई। उनके बच्चे का आपने बयान सुना होगा, टीवी में चल रहा था कि कलमा पढ़ने के लिए कहा गया और ये करने के लिए कहा गया। वो वीडियो सिर्फ उतना ही आपको दिखाया गया जितना वो समझते थे कि उनका नैरेटिव सेट करने के लिए ज़रूरी था। आगे का वीडियो मैं आपको सुनवाता हूँ उस बच्चे ने क्या कहा था। देखिए दोस्तों, मैं अभी आपको सुनवाता हूँ कि उस बच्चे का पूरा बयान क्या था। ये देखिए, ये उस बच्चे का बयान। सरकार तो गई हुई है, मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। इधर पूरे आर्मी का बेस है, उन्हें पता ही नहीं है, मतलब कुछ भी है। मतलब चाहता हूँ कि पहलगाम के ऊपर आर्मी रखो, 2-3 रखो। अब तो क्या घूमने जाने का मन करेगा वहाँ जो हुआ आपके साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं। दोस्तों, इस बच्चे का दर्द समझिए। उसने अपना पिता खोया और वो कह रहा है कि वहाँ आर्मी नहीं थी, वहाँ पुलिस नहीं थी। आपको ये बता दूं कि जम्मू कश्मीर को, जैसा मैंने पहले बताया, यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला है। उसके बाद से जम्मू कश्मीर की पुलिस, डिफेंस, सेफ्टी, सिक्योरिटी सारी गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय के हाथ में होती है। तो आज जवाबदेही किसकी बनती है? आखिर 2.5 से 3.25 हज़ार मीटर की ऊंचाई पर जहाँ आतंकवादी पहुँच जाते हैं और हिंदू और मुस्लिम करके मारते हैं हमारे देश के नागरिकों को, हमारे देश के हिंदू नागरिकों को, आखिर वो कैसे पहुंच गए? क्यों ये इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं है? सर्विलांस का फेलियर नहीं है क्या ये पुलिस जम्मू कश्मीर की जो उसका फेलियर नहीं है? और मुझे कहने में दुख भी हो रहा है, क्या हमारी सेना का फेलियर नहीं है? इसी सेना का बेस कैंप, इसी जो मीडोज़ हैं बैसारण के, उसी के नीचे बना हुआ है। और अब मैं आपको वो बयान सुनवाता हूँ जिसको फ़ोटो बना दिया गया विनय नरवाल को। एक तरह से जो विनय नरवाल जी हैं, स्वर्गीय विनय नरवाल, जो इंडियन नेवी में लेफ्टिनेंट थे, उनकी बहन देखिए क्या कह रही हैं जब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी उनसे मिलने पहुंचे। वो कह रही हैं कि कोई नहीं आया, मेरा भाई 1.5 घंटे तक जिंदा था
और अगर लोग टाइम पर पहुंच जाते तो मेरा भाई बच सकता था, ये उनका कहना है। लेकिन ये चीज़ें मीडिया आपको नहीं दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पर सवाल सिस्टम से होने लगेगा, और सिस्टम से सवाल तो मीडिया कर ही नहीं सकता। सुनिए वो कह रही कि आई वॉन्ट देम डेड, जिन्होंने मेरे भाई को मारा है। नायब सिंह सानी आगे से कह रहे हैं कि आपको इंसाफ मिलेगा। एक बार फिर से सुनिए वो क्या कह रही है। वो मरेगा जिसने मारा, वो मरेगा। नायब सैनी साहब, वो मारने वाला कब मरेगा, कब पकड़ा जाएगा, ये तो सब कुछ भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इस समय लोगों को मलहम की ज़रूरत है, लोगों को सरकार के स्नेह की ज़रूरत है। अब मैं उस बच्चे की माँ जिसकी मैं बात कर रहा था पहले, उसका बयान आपको सुनाता हूं। जीव છે આ ટેક્સ પે કરે છે એનો जीव जीव નથી। हमारा जीवन जीवन नहीं है। વીઆઈપી માટે જે સર્વિસ છે એ આ લોકો માટે કેમ નથી? મારા ઘરનો સ્તંભ વયો ગયો છે, હવે તમે મને પાછો આપો। मेरे घर का स्तंभ चला गया है। આ છોકરાઓનું હું આનું ભવિષ્ય मेरे શું? बच्चों का भविष्य क्या होगा? नहीं, મને न्याय જોઈએ। मुझे न्याय चाहिए। ये दर्द है सूरत के शैलेश भाई कलथिया की पत्नी का। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शैलेश भाई की भी मौत हुई। गुरुवार को जब उनके अंतिम संस्कार के दौरान परिवार को सांत्वना देने केंद्रीय मंत्री CR पाटिल पहुंचे तो शैलेश भाई की पत्नी शीतल बेन का सब्र टूट गया। कोई फैसिलिटी नहीं, कोई आर्मी नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई आर्मी नहीं, कोई पुलिस नहीं। જ્યારે મોટા મોટા नेता આવે, नेता और VIP के पीछे कितनी गाड़ियां, हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर सेनाથી आले છે? टैक्स देने वालों के पैसों से ही सब चलता है। वीआईपी માટે જે સર્વિસ છે, VIP के लिए सब सुविधा है, કેમ નથી? तो इन लोगों के लिए नीचे आर्मी कैंपમાં चिल्लाઈને કહેતી હતી કે ઉપર કેટલા લોકો જખમી છે। हमने आर्मी को चिल्ला कर कहा कि ऊपर लोग जख्मी, आप कुछ करो। આખરતા નીચે ઉતરતી હજી ઉપર કોઈ ફેસિલિટી ગઈ નહોતી। આતંકવાદી અમારી સામે આવીને ગોળી મારી જાય છે, હિન્દુ મુસલમાનને અલગ કરીને હિન્દુના બધા ભાઈઓને ગોળી મારી। हिंदू भाइयों को गोली मार दी તો આપણી આર્મી કરે છે શું? हमारी आर्मी લાખોની क्या करती है? સંખ્યામાં આર્મી હતી ત્યાં। અને જે ટુરિસ્ટ પ્લેસ છે ત્યાં કોઈ આર્મી મેન નહીં, કોઈ પોલીસમેન નહીં, કે કોઈ ફર્સ્ટ એડ કિટ નહીં, કાંઈ જ સુવિધા નહીં। એમાંથી એક આર્મી મેન એવું કહે છે કે તમે લોકો ઉપર ફરવા શું કામ જાઓ છો? आप ऊपर घूमने क्यों जाते हो? જવાબ દો। જો આ રીતનું હતું તો તમે ऐसा અમને है तो જવાબ जाने ही દો। क्यों देते हो? મારા ઘરનો સ્તંભ વયો ગયો છે, હવે તમે મને પાછો આપો, મને પાછો આપો, મારે બીજું કઈ ન જોઈએ। આજ પછી કોઈ દિવસ કોઈ વોટ જ दोस्तों, ये નહીં। दैनिक भास्कर જો अखबार की આપણી रिपोर्ट है। ગવર્નમેન્ટે પોતાની જ उन्हीं के સુવિધા ऑनलाइन રાખી से मैंने છે। उठाया था તમારા ये પાછળ वीडियो। કેટલા વીઆઈપી હોય છે, કેટલી ગાડીઓ હોય છે। તમારો CR પાટીલ जो જીવ केंद्रीय છે, मंत्री, उनके આ पास tax कोई pay जवाब કરે नहीं છે, था। એનો જીવ નથી। આ છોકરાઓનું હું, આનું ભવિષ્ય શું? આને ડોક્ટર બનાવી છે, આને એન્જિનિયર બનાવો છો, હું કઈ રીતે બનાવીશ? નહીં, મને ન્યાય જોઈએ, મારા છોકરાનું ફ્યુચર ખરાબ ન થવું જોઈએ। चलिए दोस्तों, अब ये है सवाल जनता के असम। नैरेटिव कुछ और सेट किया जा रहा है। नैरेटिव ये सेट किया जा रहा है, यूनियन टेरिटरी बनी है कश्मीर। कश्मीर में वाकई मोदी जी ने काम किया, ऐसा नहीं कि काम नहीं किया है। कश्मीर में दोबारा से पीस लौटने लगी थी, शांति लौटने लगी थी, और लोगों ने वहां पर अब विश्वास जताना शुरू किया था सरकार के ऊपर, लोगों के ऊपर। उमर अब्दुल्ला जो मुख्यमंत्री भी बने हैं, और स्टेटहुड उनके पास नहीं है, इसलिए पुलिस और जितने भी कोहेसिव मेजर्स होते हैं, जो सिक्योरिटी हो या सर्विलांस हो, वो सब केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन होती है। और सबसे बड़ी बात, कश्मीर के लोगों के पास सिवाय पर्यटन के कुछ नहीं है। हमारे दिए हुए पैसों से हम जो पर्यटक वहाँ जाते हैं, उसी की वजह से कश्मीर की बहुत बड़ी जो इकोनॉमी है वो कंट्रोल होती है। तो दोस्तों, आप लोग कल्पना करिए कि वो कैसे ये सब चीज़ें कर सकते हैं। क्यों सोशल मीडिया, क्यों जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो इस तरह का नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं। मैं आज प्रभावित हुआ इन अपने किरेन रिजिजू से, जो केंद्रीय न्याय मंत्री हैं, उनसे प्रभावित हुआ। उन्होंने आज खुलकर एक बयान दिया। हालांकि ये बयान ABP पर लगा था। बड़ी खबर आ रही है, सभी दलों की बैठक में सरकार ने पहलगाम हमले को लेकर चूक मानी है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि कहीं न कहीं चूक हुई है। सब पार्टी को बताया कि सब कुछ अच्छा चलते हुए भी ये घटना एक चूक हुई है और इससे सब दुखी है, और ऐसा घटना आगे नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या क्या प्रबंधन किया गया है, इसके बारे में ऑफिशियल्स अपनी ब्रीफिंग में एक्सप्लेन किया है।
देखिए, बड़ी बात है। किरेन रिजिजू अगर भारतीय कानून मंत्री सामने आकर ये बात कह रहे हैं तो स्वागत होना चाहिए। अपनी गलती स्वीकारने से कोई छोटा नहीं होता, उल्टा आपको देश के सामने आना चाहिए। अब इसी के मैं भी बड़ा आहत था, इतना आहत था कि उस दिन कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ है। लेकिन शाम को जब मैं कल पहुंचा हूं घर पर, जब मैंने थोड़ी देर के लिए चैनल चेंज किया तो इस बात से IPL लग गया। दोस्तों, वहां देखकर लगा कि शायद क्रिकेट से बड़ा कुछ नहीं है इस देश में। राष्ट्रीय आपदा कुछ नहीं होती, ये राष्ट्रीय आपदा ही थी, आतंकी हमला। और लोग एंजॉय कर रहे थे हजारों की संख्या में स्टेडियम के अंदर, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में अपने घरों पर। तो सिर्फ कैंडल लाइट जलाकर, सिर्फ नारे लगाकर, सोशल मीडिया पर गाली देकर इस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। पाकिस्तान के लोग हमारा किस तरीके से मजाक सोशल मीडिया पे उड़ा रहे हैं ये आप देख रहे हैं। अगर हम उनको कुछ नहीं समझते, दे ऑल्सो डोंट गिव, सोशल मीडिया वॉर लड़ रहे हैं। क्या वीर रस की कविताएं पढ़ने से, मीम्स बनाने से और न्यूज़ चैनल पे चिल्ला चिल्ला कर बोलने से पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध जीता जा सकता है? हमने 1948 में पाकिस्तान को हराया, जब शुरुआत हुई थी, देश का विभाजन हुआ था। हमने 1965 में पाकिस्तान को जानवर बनाया। हमने 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। हमने 1999 में कारगिल में पाकिस्तान को धूल चटाई, लेकिन हमारे 525 जवान उसमें शहीद हुए। और पाकिस्तान अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहा। तो इस बार जो फैसला मोदी जी ने लिया है, 5 फैसले लिए गए हैं। अटारी वाघा बॉर्डर बंद करने का, अपनी एम्बेसीज को नियमित संख्या करने का, किसी पाकिस्तानी को वीज़ा ना देने का। लेकिन जो सबसे बड़ी जो कार्रवाई की है, जिसकी मैं तारीफ करता हूं मोदी सरकार की, कि उन्होंने सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया है। और सिंधु जल समझौते के तहत मैं आपको बता दूं कि इसमें 6 नदियां टोटल आती हैं, जिसमें पूर्वी नदी कहा जाता है जिन्हें रावी, व्यास और सतलज, वो भारत के हिस्से में है। और पश्चिमी में सिंधु, चेनाब और झेलम वो पाकिस्तान के, वहाँ से पानी हम रोक सकते हैं। और एक बार ऐसा नेहरू जी कर चुके हैं, तब उस समय पाकिस्तान की 17 लाख हेक्टेयर ज़मीन बर्बाद हो गई थी। तो पाकिस्तान को इस तरीके से कुचला जा सकता है। और दूसरा, मैं कश्मीर के बारे में कुछ रिपोर्टों का मैंने अध्ययन किया है, तो कश्मीर में रेडिकलाइजेशन अब पहले से कम हो गई है, बहुत कम हो गई है। लेकिन अगर नैरेटिव इसी तरह का बनाया जाता रहेगा, हिंदू मुस्लिम वाला, तो कश्मीर को जो स्वर्ग बनाने के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के दावे हैं, वो धरे के धरे रह जाएंगे। दोस्तों, आप पाकिस्तानियों को देख लीजिए, वो एकजुट हुए पड़े हैं, बिल्कुल एकजुट हुए पड़े हैं भारत के खिलाफ। कोई ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान ने गलत किया है। और हम अपने देश में ही पहले लड़ना शुरू कर रहे हैं कि पहले भीतर के पाकिस्तानियों को मारो। उन मुसलमानों की क्या गलती है? अब मैं आपको एक ट्विटर हैंडल पे लेके चलता हूं। ये ट्विटर हैंडल है संभल की SP अनुकृति शर्मा का। और देखिए इन्होंने क्या बढ़िया पोस्ट करी है। इनका मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से इन्होंने ये पोस्ट करी है। मित्रों, एक सेकंड बस, मुझे खोलने में समय लग रहा है इसको थोड़ा सा। ये देखिए, इन्होंने लिखा है विजिटेड कश्मीर इन नवंबर 2024, यानी ये नवंबर 2024 में कश्मीर गई थी। 100 ट्राई कलर होस्टेड इन लाल चौक। मैंने लाल चौक पे तिरंगे का झंडारोहण भी देखा। लोकल वर वार्म एंड वेलकम, जो वहाँ के स्थानीय लोग थे बहुत गर्मजोशी से उन्होंने हमारा स्वागत किया। हैप्पी लिविंग इन अ नॉर्मल कश्मीर वेयर पीस प्रिवेल्ड। कश्मीर में अब शांति बन रही है। सक्सेसफुल इलेक्शन, सफल इलेक्शन हुए। पीस इन वैली वोंट सूट पाक एजेंडा। और जो घाटी में शांति बन रही है वो पाक के एजेंडा को सूट नहीं करेगी, इसलिए पहलगांव का टेरर अटैक हुआ है। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। मैं सलाम करता हूं ऐसी IPS ऑफिसर को जिन्होंने इतना बढ़िया बात लिखी है। स्टैंड यूनाइटेड, वो भी कह रही कि एकता में बल है, अगर हम बटेंगे तो हम मरेंगे। अब फिर उसके बाद उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस का एक वीडियो लगाया है, आप सुनिए। उनको हमने कंधे पे उठाया और बहुत सारे लोगों को हमने पानी भी पिलवाया है। धर्म पहले तो इंसानियत है, बाद में धर्म है। ये वो मुसलमान है जिसने अपने कंधे पर उठाकर लोग हमारे मेहमान है, यात्रियों को वहां से बचाया। उन पे चलते थे। क्या हमने जो वहाँ पे देखा है, हमने उनको बोलो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लोकल लोग आए हैं वहाँ पे। तो फिर हमने उनको कंधे पे लेके यहाँ पे हॉस्पिटल तक पहुँचाया है। और हमने अपने जान की परवाह ना करे हुए उनको वहाँ पे जाके, मतलब हमने उनको मदद किया है। वहाँ पे जो हमने देखा था वहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं कि वो रो रहे हैं कि हमको मतलब बचा, तो हमने उनको और आपका एक वीडियो भी वायरल हुआ है। हाँ, वो तो हमने उनका पापा था, उनकी माँ था और वो बच्चे था। उनकी माँ थोड़ा हैवी था, उनको 2 घोड़े वालों ने, मतलब एक घोड़े वाले ने कंधे पे उठाया था और एक घोड़ा वाला उनको पीछे से टांगे पकड़ के नीचे ले। मेरे वो जो उनका बेटा था, मैंने उनको अपने कंधे पे लेके यहाँ हॉस्पिटल तक पहुंचाया है। कश्मीर के घरों में मातम छाया हुआ है। हम उनको रिक्वेस्ट करके कि हमको अकेला मत छोड़े, कि आप ही के लोगों के से हमारे रोजा रोटी चलते थे, क्योंकि पूरे कश्मीर के घरों में मातम। हमको
हमको देखा, हमारे आंखों में आंसू रहे। हम अब उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको अकेला मत छोड़े, क्योंकि आप जब लोग आते हैं तो हमारे घरों में चिराग जलते हैं। आप हमको कश्मीरी को आप मत छोड़े, अकेला मत छोड़े। आप हमारे भाई, हम हिंदुस्तानी हैं, आपके बिना हमारी जिंदगी अधूरी जो चल। बात सुनिए आप उनकी, वो कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं और आपके बिना हमारी ज़िंदगी नहीं है, आपके आने से हमारे घरों में चिराग जलते हैं, आप हमें अकेला मत छोड़िएगा। और ये वही फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्डर्स थे जिन्होंने 1.5 घंटे तक, जब आर्मी और पुलिस नहीं पहुंची, जब सिस्टम का पूरा फेलियर था, इंटेलिजेंस का फेलियर था, सर्विलांस का फेलियर था, इन्हीं लोगों ने, और इसी में शामिल था सैयद आदिल हुसैन शाह, एक पोनी राइडर, एक खच्चर चलाने वाला गरीब आदमी, अपने घर का इकलौता कमाने वाला, और उसने आतंकवादियों की बंदूक छीनने का प्रयास किया और आतंकवादियों ने उसे भी गोली मार दी। तो कहाँ गया था धर्म? आप नैरेटिव पाकिस्तान का समझिए। पाकिस्तान इस समय कश्मीर से लोकल भर्तियां नहीं कर रहा है। ये रिपोर्ट खुफिया विभाग के पास भी है और दैनिक भास्कर में भी दिसंबर 2024 में छपी है पूरी विस्तृत रिपोर्ट, जिसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान ने अब अपने हथकंडे कश्मीर में बदल दिए हैं। पाकिस्तान अब स्पेशल वेपन्स का यूज़ करने लगा है, ड्रोन विमान तक का यूज़ करने लगा है, और घाटी में लगभग 150 से अधिक आतंकवादी इस समय सक्रिय हैं। ये रिपोर्ट क्लियर कह रही है। और उन्होंने लोकल पे विश्वास करना छोड़ दिया। आप देखिए पहलगांव घटना के बाद जो बंद हुआ, जिसमें हुर्रियत भी शामिल थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी शामिल थी, तमाम दल, अलगाववादी घटक तक शामिल थे, उन्होंने भी 35 साल में ऐसा बंद हुआ जैसा पहले कभी नहीं हुआ। टैक्सी यूनियन ने किसी से पैसा नहीं लिया। ये है कश्मीर के लोग। अब मैं आपको दिखाता हूँ भारत के लोग कि उन्होंने क्या किया। ये देखिए, ये लिखा है पहलगांव टेरर अटैक, श्रीनगर से वापस लौटने को मजबूर टूरिस्ट, इंडियन एयरलाइंस ने बढ़ाए टिकट के दाम। तो ये है, ये स्थिति है। और पाकिस्तान ने अपना एयर रूट बंद कर दिया। ये देखिए आप नक्शे में, ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान ने अपना एयर रूट बंद कर दिया भारत के लिए, और अब सारे हवाई जहाज जो हैं वो दूसरे रास्तों से जाएंगे, बे ऑफ बंगाल से या फिर अरेबियन सी की तरफ से। तो ये आपदा में अवसर ढूंढने वाले लोग हैं। इंडियन एयरलाइंस ने, जहां कश्मीर के लोग, उन्होंने अपने गेस्ट हाउसेस, अपनी टैक्सीज, अपना खाना पीना सब लोगों के लिए फ्री कर दिया जो अफेक्टेड थे या डरे हुए थे, जो कश्मीर से भाग रहे थे वापस अपने घरों की ओर। वहीं पर इंडियन एयरलाइंस के साथ साथ और अन्य एयरलाइंस ने भी अपने दाम बढ़ा दिए, और ये आप सुन सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक पोस्ट और दिखाता हूँ। ये पोस्ट है बीजेपी के एक नेता की। सबसे पहले तो उनका वोट जान लीजिए, तारुफ क्या है, उनका इंट्रोडक्शन क्या है। ये है अरविंद एस अग्रवाल, प्रदेश विशेष आमंत्रित सदस्य, भारतीय जनता युवा मोर्चा छत्तीसगढ़। प्रिय अरविंद अग्रवाल लिख रहे हैं, आपने अपनी जान दांव पे लगा के हमारी जान बचाई, हम नजाकत भाई का एहसान कभी नहीं चुका पाएंगे। और इन्होंने नजाकत के साथ अपनी फोटो भी डाली है। तो असलियत ये है दोस्तों, असलियत वो नहीं है जो टीवी पर आपको दिखाई जाती है। न्यूज़ चैनल एक खास एजेंडा के तहत काम करते हैं। मुझे आज 2019 में जब पुलवामा अटैक हुआ था, उसने कहा था वी डिड रियली बिग दिस टाइम। उसने वो खबर ब्रेक करी थी और उसकी टीआरपी स्टॉप पे पहुंच गई थी। तो इनके लिए टीआरपी का खेल ही सबसे ज़्यादा है, विज्ञापनों का खेल सबसे ज़्यादा है। इन्हें इससे कोई मतलब नहीं कि भारत पाकिस्तान के इस छद्म जो पाकिस्तान कर रहा है युद्ध हमारे साथ, उसमें किसके घर का चिराग बुझ रहा है, इन्हें कोई मतलब नहीं है। इन्हें सिर्फ एक नैरेटिव बनाना है, जिस नैरेटिव से इनकी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स बढ़े, इनको विज्ञापन खूब जमकर मिले। ये सिर्फ जहर घोलने का काम कर रहे हैं दोस्तों, और आपको समझना चाहिए। ये दिखाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि कश्मीरी सब अच्छे हैं। कश्मीरियों में भी कुछ हैं लोग जो आतंकवादियों को समर्थन देते हैं। बिना लोकल समर्थन के आतंकवादी इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम नहीं दे सकते। लेकिन हमने इन लोगों को समझाना है, जैसे मोदी जी कहते हैं कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। हमने इन लोगों को समझाना है जो रेडिकलाइज्ड, और बहुत सुधरे हैं घाटी के हालात बीते 5 साल में, लेकिन इस तरह की घटनाएं माहौल खराब करेंगी। अब आप देखिए कल देहरादून में क्या हुआ। देहरादून में कुछ राइट विंगर्स ने एक आदेश जारी कर दिया कि देहरादून में जितने कश्मीरी छात्र पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग या डॉक्टरी कुछ भी कर रहे हैं, उन्हें बाहर निकलने का अल्टीमेटम दे दिया। इवेंचुअली देहरादून के एसएसपी अजय सिंह को इंटरवीन करना पड़ा, हस्तक्षेप करना पड़ा, और उन्होंने ये कहा कि कानून किसी को हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा और कश्मीरी जो बच्चे हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। आपको मैं फिर से वही कहता हूं कि युद्ध भी इस समय कोई इलाज नहीं है। जो मोदी जी ने किया है, सिंधु जल समझौता रद्द करने की बात, इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान के लिए की जाएं, क्योंकि कहा जाता ना कि धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जब किसी के पेट पे लात पड़ती है तब उसको अकल आती है। और पाकिस्तान से युद्ध हो तो आपने कभी किसी को देखो, पागल कुत्ते को अगर डंडा मारो या किसी पागल सांड को डंडा मारो तो आपको सींग मारने दौड़ता है। तो पाकिस्तान आज की तारीख में न्यूक्लियर पावर है। उसका क्या है, उससे तो अपना कुछ सब कुछ खत्म है। उसका तो ना आर्थिक ही है ना कुछ है। उसने 4-5 बम हमारे हिंदुस्तान पर फेंक देने। युद्ध विनाश लाता है। कारगिल में भी हमने 525, जिसमें विक्रम बत्रा जैसे हमारे युवा शामिल थे 22-23 साल के, हमने ऐसे जवानों को खोया। वो युद्ध हम पर थोपा गया था। हम युद्ध कभी नहीं चाहते, भारत कभी युद्ध नहीं चाहता, लेकिन भारत जवाब देना जानता है।
लेकिन हम युद्ध का जवाब अभी युद्ध से ना देकर अगर आर्थिक रूप से दें, पाकिस्तान को अलग थलग कर दें पूरी दुनिया से, तो वो शायद सबसे बड़ा काम होगा। और सबसे बड़ी बात, इंटेलिजेंस के लिए जवाब देना जरूरी है। आप देखिए क्या हुआ, 22 अप्रैल को घटना होती है और उस दिन 23 अप्रैल को केंद्र सरकार के सहयोगी दल के, जनता दल यूनाइटेड के और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक एयर शो देख रहे होते हैं। तो ये हाल है। तो आईपीएल के देख रहे दर्शक और नीतीश कुमार में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। इसके अगले दिन मधुबनी में प्रधानमंत्री एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हैं और ये कैच हुआ है उनका। 73 करोड़ की विकास परियोजना, हथुआ में भारत पेट्रोलियम लिमिटेड के 3,173 करोड़ की विकास परियोजना। मैं प्रधानमंत्री जी से भी पूछना चाहता हूं, क्या प्रधानमंत्री जी जनसभा इतनी जरूरी थी? कैंसिल नहीं की जा सकती थी? और प्रधानमंत्री जी ने स्पेशल वहां उल्लेख किया कि सायाचिन में हमने 4G और 5G नेटवर्क पहुंचा दिया है। नेटवर्क का क्या करना प्रधानमंत्री जी, अगर फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स की 1.5 घंटे ना आ पाए। जो विनय नरवाल की बहन है उसका करुण क्रंदन आपके कानों में भी पहुंचा होगा, लेकिन कोई टीवी चैनल इसे दिखाएगा नहीं, क्योंकि इससे जो वो नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं वो नैरेटिव टूटता है। लोगों को ये समझ में आता है कि असलियत क्या है। आखिर क्यों नहीं पुलवामा के बाद आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई? क्यों पहलगांव एयरबेस अटैक के बाद ISI को यहाँ चेकिंग करने के लिए बुलाया गया? ISI की क्या जरूरत या क्या ज़रूरत, यूँ कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि उसकी क्या ज़रूरत कि हम पर एक तो अटैक करवाया और उसके बाद हम उन्हें बुलाते हैं कि आप आके चेक करिए, अटैक आप ही ने किया है, और उसके बाद उड़ी। कोई नहीं भूल सकता ये सब अटैक्स। और पुलवामा, DSP देवेंद्र सिंह कहाँ है जो आतंकवादियों को लेकर ट्रांसपोर्ट करता था? कहाँ है? कुछ नहीं पता है। लोग कहते हैं NIA को दे दिया, लेकिन बीते 4-5 साल से देवेंद्र सिंह की कोई खबर नहीं है। आखिर क्यों नहीं हमने? आज हमारे देश के नेता सब एक मंच पर हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पार्टीज दे बिलोंग टू, सब एक मंच पर है। सब कह रहे सजा देंगे, लेकिन कैसे? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करिए। डोनाल्ड ट्रंप को देखिए, हर छोटी मोटी बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाते हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं आते। देश को आपके शब्दों के मलहम की ज़रूरत है प्रधानमंत्री जी। टीवी पर आपके बयान चलते हैं। मधुबनी का एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। कल जब मधुबनी में थे प्रधानमंत्री जी, तो उन्होंने वहाँ इंग्लिश में भी भाषण दिया, जबकि मधुबनी की जनता को इंग्लिश केटर नहीं करती। तो कुल मिलाकर समझ यही आया कि इंग्लिश बयान देकर उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को एक संदेश दे दिया है कि मेरे को प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं मैं करूँगा, लेकिन मेरा ये संदेश है कि मैं, और वहाँ भी उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। खुलकर पाकिस्तान का नाम लेते हुए आर्थिक उस पर जितने प्रतिबंध लगवा सकते हैं, लगा सकते हैं, वो लगाइए। पाकिस्तान को आर्थिक रूप से अलग थलग कर दीजिए। भुक्का नंगा देश है, ज़्यादा दिन नहीं झेल पाएगा। और उसके चाहते हैं आप अपने हिस्से में लेना चाहते हैं, लीजिए, भारत की ताकत भी दिखाइए। लेकिन ऐसा ना हो कि कोई जल्दीबाजी में कदम हो जिससे हम कारगिल जैसी विनाशकारी एक बार लीला फिर से देखें, जहां हमारे 525 जवान शहीद हो गए थे। दोस्तों, मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि नैरेटिव्स मत जाइए। पाकिस्तान जैसे देश के साथ सोशल मीडिया पर लड़ाई नहीं होती है। वीर रस की कविताएं पढ़ने से आतंकवादियों का मनोबल नहीं टूटता है। सोशल मीडिया पर एक दूसरे को गाली देने से, और ये न्यूज़ चैनल चिल्ला चिल्ला के बोले कि ये हो गया वो हो गया। ये तो एक हफ्ते में न्यूज़ चैनल, यही हमारे देश के न्यूज़ चैनल रशिया और यूक्रेन का युद्ध खत्म करने वाले थे। आज 1.5 साल हो गया, युद्ध अभी भी चल रहा है। कैसे? एक चैनल ने तो पूरा डिवोट कर दिया था, अपना डेडिकेट कर दिया था पूरा चैनल ही सिर्फ रशिया यूक्रेन युद्ध पर। ये हम देख रहे हैं, ये हमारे देश में देखने की चीज़ है। आज आपको सत्ता पक्ष से सवाल करना है। किरेन रिजिजू जी को मैं तारीफ करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्हें आगे बढ़कर जिम्मेदारी स्वीकारी, लेकिन गृह मंत्री को ये जिम्मेदारी स्वीकारनी चाहिए थी। क्यों नहीं कार्रवाई होती उन ऑफिसर्स के खिलाफ जो ऑफिसर्स के पास सर्विलांस की और यहाँ की इंटेलिजेंस की ड्यूटी थी? क्यों नहीं पुलिस के खिलाफ कार्रवाई होती? क्यों ऐसे, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, और जिस पहलगांव के मीडोस की जिसकी मैंने बात करी, बैसार की, उस बैसारन में सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। आप उस फोटो को देखिए, आप जो मैंने सबसे पहले आपको फोटो दिखाई हिमांशी और उनकी, इस फोटो को जरा सा मैं जूम करता हूं, आप देखिए। विनय मर चुके हैं, लेकिन आप बैकड्रॉप में देखिए, आपको कुछ नजर नहीं आएगा। कोई पुलिस कैंपिंग नहीं, कोई सेना नहीं, कुछ नहीं। इतनी देर तक आखिर क्यों रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए? ये किसका फेलियर है? इसकी जवाबदेही किसकी बनेगी? दोस्तों, सवाल बहुत सारे हैं। अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। और एक चीज और लास्ट में, इसी सरकार ने कोरोना के बाद 1.8 लाख सोल्जर्स की कटौती करी है फौज में, और अग्निवीर जैसी स्कीम लेकर आए हैं जिसमें 4 साल में ही सैनिक रिटायर हो जाता है। बस फैसला आप लोगों पर, आप लोग करिए। और प्लीज़ अगर मेरी पोस्ट अच्छी लगे तो शेयर करिए, क्योंकि देश में जो नफ़रत का माहौल है, हम पहले बाहर के दुश्मनों से लड़ लें। अंदर वालों में दुश्मन नहीं है, दुश्मन बनाए जा रहे हैं। टीवी चैनल अपने स्वार्थ के लिए आप लोगों को धर्म के नाम पर लड़वा रहे हैं। उस बच्चे का मैंने आपको सुनाया, वो स्वीकार रहा है
उस महिला का मैंने आपको सुनवाया, वो स्वीकार रही हैं कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर मारा गया, लेकिन यही तो पाकिस्तान चाहता है, यही तो पाकिस्तान चाहता है। आखिर हम उसके मंसूबों में उसे क्यों कामयाब होने दे रहे हैं? हम ये दिखा दें कि तुम जितना मर्जी हिंदू मुस्लिम कर लो, हम इसमें बहने वाले नहीं हैं, हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं। जैसे उस पोनी राइडर ने कहा, जिसका मैंने बयान अभी सुनाया, अनुकृति शर्मा जो IPS है, जिन्होंने शेयर किया है इंडियन एक्सप्रेस की पोस्ट को अपने एक्स हैंडल पर, जो मैंने बयान सुनवाया कि हम हिंदुस्तानी हैं और आपके आने से ही हमारे घर के चिराग जलते हैं, तो हम ये क्यों नहीं दिखाते कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हिंदुस्तानीज, वी आर इंडियंस। और पाकिस्तान जो चाहता है उसको पूरा मत होने दीजिए दोस्तों। ये न्यूज़ चैनल आपके दुश्मन हैं, इन्हें देखना बंद कर दीजिए। और सबसे बड़ी बात, जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आते हैं, अभी एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड की और मैं धज्जी उड़ा सकता हूँ, लेकिन मेरे पास समय नहीं है, बहुत ज़्यादा समय हो गया ऑलरेडी बोलते हुए। उस व्हाट्सएप में ये दिखाया गया कि विनय नरवाल अपनी पत्नी के साथ कैसे एक सॉन्ग पे डांस कर रहे थे, जबकि वो वीडियो फेक था, वो किसी और इस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का था और उन्होंने आगे बढ़ के कहा है। तो व्हाट्सएप पे जो भी आता है, प्लीज़ उसे ज्ञान सच्चा मत समझिए, उसको वेरीफाई कर लिया कीजिए। इन झूठी बातों से देश में नफरत फैल रही है। आज देश के एकजुट होने का समय है, देश के एक साथ खड़े होने का समय है। IPL में आप लोगों को आनंद मिल रहा है, आप लोगों को सोशल मीडिया में गालियां देने में आनंद मिल रहा है, लेकिन आप लोगों को सवाल पूछने में आनंद नहीं मिल रहा। सवाल पूछिए, जो आपके पास आता है, चाहे कोई सत्ता का व्यक्ति हो या अधिकारी, उससे सवाल पूछिए कि लैब्स आखिर कहाँ था, आखिर क्यों पुलवामा के 300 किलो RDX का आज तक नहीं पता चला, आखिर क्यों पठानकोट हमले के आज तक ISI को क्यों बुलाया गया, क्यों आज तक उन्हें सजा नहीं दी गई, क्यों उड़ी अटैक का आज तक हल नहीं निकला। दोस्तों, ये सवाल पूछने पड़ेंगे, तभी देश आगे बढ़ सकता है, तभी इस देश में प्रेम के संदेश जा सकते हैं। ये सोशल मीडिया पर गाली देना, वीर रस की कविताएं पढ़ना और न्यूज़ चैनल्स को ज़ोर ज़ोर से गला फाड़ कर देखते रहना, और वो न्यूज़ चैनल्स नहीं हैं दोस्तों, वो स्पोक्स पर्सन है। हमारे जो जिम्मेदार नेता हैं वो बोलने से बचते हैं और न्यूज़ चैनल उनकी आवाज़ को 20-20 गुना करके बताते हैं, लेकिन असलियत आपसे छुपाते हैं। मेरी पोस्ट अच्छी लगे तो शेयर करिएगा, मेरी गलती हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपका आभारी रहूँगा। विदा लेता हूँ। भारत माता की जय।